अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक 2026 के लिए जो हम लोग अनुवाद का अभ्यास हम लोग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे पीटी के एग्ज़ाम के लिए। तो आज की इस वीडियो को आप लोग देखें, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपको ये समझ में भी आएगा कि अनुवाद आखिर किस प्रकार से होता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अनुवाद करने के लिए आपको शब्दों का जो भंडार है वो आपके अंदर में होनी चाहिए। अगर आपके पास में शब्दों का भंडार है जो कि हिंदी और उर्दू में दोनों में आपको महारत हासिल है, तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं। शर्त क्या है? उसके लिए आपको जो है कि अनुवाद होना, मतलब कि शब्दों का भंडार आपके अंदर में होना ज़रूरी है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो कहीं न कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा जो है कि फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह जो है कि आप इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपको ये अनुभव हो जाएगा कि अनुवाद होता क्या है और किस प्रकार से किया जाता है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनके जीवन के बारे में हम लोग जो है आपको जो है कि हिंदी से उर्दू अनुवाद करके आपको बताएंगे। ठीक है, कॉपी कलम के साथ आप रेडी हो जाइएगा और जो शब्द आपको लगे मुश्किल उनको आप उतारते जाइएगा। ठीक है, और हालांकि इसके आखिर में अनुवाद करने के बाद में मैं आपको लगभग 25 जो है शब्दार्थ भी कराऊंगा। ठीक है, जो कि हिंदी से उर्दू रहेंगे और भीमराव अंबेडकर के जीवन से मतलब कि जो मुश्किल शब्दार्थ हैं इन्हीं से रिलेटेड वो मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, और बाकी इसका जो पीडीएफ है मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जो बच्चे नया नया है, ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं और ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए जो है इस नंबर पर जो स्क्रीन में शो रहा है इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि उर्दू से हिंदी हिंदी से उर्दू अनुवाद अभ्यास 3 है यहाँ पर, लेकिन 3 नहीं है, 4 होगा। चलिए सबसे पहले देखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर जो मुख्य मुख्य शब्द हैं उनको समझ लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये नाम है, तो नाम को आप हूबहू लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जन्म जो है हिंदी में जन्म है और उर्दू में उसको कहते हैं पैदाइश। इसको सिर्फ ध्यान दीजिएगा, पैदाइश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये डेट आपके सेम रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश, ये तो जगह का नाम, ये भी सही रहने वाले हैं। नगर में हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, सारा चीज समझ गए। अब आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891, तो यहाँ हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा ये 1891 को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू शहर में हुई थी। ठीक है, तो जो नगर है उसको खाली शहर कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितनी सिंपल है। अब अगर इसको कोई इसी चीज को अगर ऐसे भी कोई तर्जुमा करना चाहेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पैदाइश 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू शहर में हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, तो ट्रांसलेट जो करेंगे उन्हीं शब्दों को अपने जबान में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं अभी लिखा हूं सेम टू सेम ऐसे ही आप लिखेंगे तो ही आपका आंसर सही कहलाएगा, नहीं। आप इनको शब्दों को रद्दोबदल कर सकते हैं, लेकिन मतलब वही होना चाहिए, बात यही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो है वो समझते हैं। उनके पिता का मतलब डॉक्टर भीमराव जी जो है उनके पिता राम जी, उनके नाम है राम जी सकपाल, ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत थे। यानी कि उसके जो पिता है ना वो ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत थे। ब्रिटिश भारतीय इसमें सेना में वो कार्यरत थे, उन्हें काम कर रहे थे, उसमें मुलाजिम थे कह सकते हैं। तो उनके पिता राम जी सकपाल, तो ये तो सेम रहने वाला क्योंकि भाई नाम है। तो उनके वालिद, खाली पिता को आप वालिद कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा सेना जो है ना, सेना जो आप देख सकते भारतीय सेना, तो यहाँ हो जाएगा हिंद की फौज, यानी हिंदुस्तान की फौज ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर हिंद की फौज, ये भी चलेगा। ठीक है, कार्यरत थे, नहीं कि मुलाजिम थे, कामकाज कर रहे थे। मुलाजिम जो है जो कामकाज होते हैं, जो दफ्तर में काम करते हैं, है ना। तो उनके पिता राम जी सकपाल, तो यहाँ हो जाएगा उनके वालिद राम जी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत थे, तो हो जाएगा बरतानी हिंद की फौज में मुलाजिम। अच्छा मैं बोलने के लिए भूल गया, ब्रिटिश को बरतानी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, समझ में गया। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिएगा, अगला है आपके सामने कि उनका बचपन जो है अत्यंत कठिन परिस्थितियों में बीता। तो उनका बचपन, तो ये तो सेम रहने वाले हैं। बचपन को बचपन ही कहते हैं। ठीक है, उर्दू में भी आप बचपन कहिएगा ना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अत्यंत कठिन, अत्यंत का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। अत्यंत मतलब कि निहायत ही, ऐसा कह सकते हैं उर्दू में, निहायत कहिएगा। और कठिन को मुश्किल, है ना, निहायत मुश्किल।
और परिस्थिति मतलब होता है ना हालात, तो परिस्थिति से बना है परिस्थितियां, प्लूरल है ये, तो यह हालात में बीता, बीता मतलब गुजरा, तो यह हो जाएगा उनका बचपन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में बीता, तो उनका बचपन निहायत मुश्किल हालात में गुजरा, ये चीज है। कितने आसान है ना। चलिए, मैंने बार बार आपको कह रहा हूं कि देखिए शब्दों का आपको पता होना चाहिए। आप लोग जो है कि कोई भी बुक ले लीजिए, कोई भी किताब उठा लीजिए, कोई अखबार उठा लीजिए और उसको हिंदी से उर्दू ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, कुछ जो है उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू, ऐसा ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। धीरे 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 जो आपके अंदर में छुपे हुए जो खजाना है शब्दों का, वो आपके सामने आता रहेगा। धीरे 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 आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने में कि उन्हें बचपन से ही जातिगत भेदभाव और अपमान सहना पड़ता था। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, उसका जीवन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि उन्होंने कितनी तकलीफें सही हैं। यहाँ तक कि जो सरकारी स्कूल में वो पढ़ने के लिए जाते थे, तो यहाँ तक कि बच्चे तो भेदभाव करते ही थे उसके साथ में, यहाँ तक कि जो शिक्षक थे, पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे, टीचर थे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जो है ना भेदभाव करते थे। आपको पता होगा, शायद उनके जीवन के बारे में पढ़िए। तो उन्हें बचपन से ही जो है ना जातिगत भेदभाव और अपमान सहना पड़ता था। तो उसको कहेंगे, देखिए बचपन का तो बचपन ही रहेगा, जातिगत को आप जात पात कहिएगा उर्दू में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो भेदभाव है ना उसको हम लोग कहते हैं तौहीन, है ना, भेदभाव करना, बेइज्जती करना, सॉरी सॉरी अपमान को तौहीन कहते हैं, सॉरी अपमान को तौहीन कहते हैं। और जातिगत भेदभाव और अपमान सहना पड़ता था, सहना वही सामना करना पड़ता था। तो उन्हें बचपन से ही जातिगत भेदभाव और अपमान सहना पड़ता था, तो उन्हें बचपन से जात पात के इम्तियाज और तौहीन का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग ध्यान देंगे। ऐसा कह रहा है, इन कठिनाइयों के बावजूद, यानी कि इतनी सारी जो परेशानियां थी उनके सामने में, उनकी चाहे वो भेदभाव को लेकर के हो, चाहे जात पात को लेकर के हो, चाहे अपमान को लेकर के हो, तो इन कठिनाइयों के बावजूद उन्हें शिक्षा को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। उन्होंने टारगेट बना लिया कि नहीं, हमें शिक्षा लेना ही है। ठीक है, तो इन कठिनाइयों, तो कठिनाई को तो भाई मुश्किल से बना है, जैसे कठिनाई को जो है मुश्किल कहते हैं, तो कठिनाइयों तो मुश्किलों, ऐसा है। तो कठिनाइयों के बावजूद, बावजूद तो सही रहा, शिक्षा को हम लोग तालीम कहते हैं, और मुख्य को मतलब बुनियादी, और लक्ष्य जो है जैसे टारगेट इंग्लिश में कह सकते हैं, लक्ष्य बनाया, तो यानी कि मकसद बना लिया। ठीक है, तो इन कठिनाइयों के बावजूद, तो इन मुश्किलात के बावजूद, हिंदी में पढ़ेंगे कि उन्होंने शिक्षा को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया, तो उन्होंने तालीम को अपना बुनियादी मकसद बनाया, इस हिसाब से, है ना। चलिए नेक्स्ट और ध्यान दीजिए। अच्छा, इस बीच में मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा कि अगर आप लोग पीडीएफ, मतलब कि पीडीएफ छोड़िए, अगर आप क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं, संपूर्ण पूरी तरीके से क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग एक बार कॉल कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। इसमें बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि मैं जो भी क्लासेस पढ़ाता हूँ ना, जैसा भी ये क्लासेस चल रही है, तो इसका पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आता है सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड, उसका जानकारी सबसे पहले आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से मिलेगा। आपको मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा, बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। और इसके अलावा जो अभी प्लेटफॉर्म में जो क्लास अभी चल रही है, एक्टिव विज्ञानी कीड़ा 9.0, इस चैनल के अलावा आपको कहीं पर भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। 100% इसी चैनल से आपकी तैयारी बेस्ट हो सकती है। और मैं आपसे वादा करता हूं, आप चेक भी कर लीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट हमसे भी पढ़ाई कर रहे हैं, इस चैनल से तैयारी कर रहे हैं, ये आपके इंडिया का नंबर 1 चैनल और नंबर 1 बच्चे बनने वाले हैं। क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि मैं जिस हिसाब से अभी मेहनत कर रहा हूं और बच्चों को अच्छे से अच्छे जो है कि पढ़ाई देने की कोशिश कर रहा हूं, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, खोज के भी नहीं मिलेगा। और मैं वही पढ़ाता हूं या कोशिश करता हूं जो कि आपके लिए सही हो, ऑल झोल चीजें नहीं। जैसे कि मानिए अगर इसको छोड़ के, प्रैक्टिस को छोड़ के मैं किसी और मतलब जो इससे रिलेटेड है ही नहीं, वो पढ़ाना शुरू कर दो जो आपके काम का नहीं है, क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं है। इसीलिए हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। और इस बीच में बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि जनरल नॉलेज से क्लास कराइए। देखिए कल या फिर कल परसों छोड़ के मैं आपको जो कि 2 दिन के बाद में जनरल नॉलेज का भी क्लास शुरू कर रहा हूँ, और जनरल नॉलेज की भी तैयारी आपको कराऊंगा। जनरल नॉलेज से आपके 10 क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ कम से कम 8-9 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। अगर हो सकता है 1-2 मिस्टेक हो जाए, लेकिन आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, घबराइए नहीं। मैं अभी पढ़ा रहा था, कह रहा था कि उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री की उपाधि प्राप्त की। तो यहाँ हो जाएगा उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय को अब उर्दू में यूनिवर्सिटी कहते हैं, आपको पता है। तो उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से, तो उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से, ठीक है, स्नातक, यानी स्नातक ग्रेजुएशन कहते हैं, ठीक है, स्नातक की उपाधि यानी कि डिग्री कह सकते हैं आप,
उपाधि को डिग्री कहते हैं, तो उपाधि प्राप्त की यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, ऐसा है। ठीक है। चलिए अगला है आपके सामने में कि आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। आगे की पढ़ाई के लिए, है ना। तो आला तालीम, देखिए आगे की पढ़ाई का मतलब क्या होता है कि जो वो जिस स्तर पे वो पढ़ाई कर रहा था उस स्तर से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि उसको कहते हैं आला तालीम। तो आला तालीम के लिए वो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, तो वही चीज है, अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि उन्होंने अर्थशास्त्र और कानून में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा में आला शिक्षा, तो यहाँ हो जाएगा उन्होंने ये अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को कहते हैं माशियात। ठीक है। और कानून को कानून ही कहेंगे, और उच्च शिक्षा प्राप्त किया ना आला तालीम, तो यहाँ कहेंगे कि उन्होंने अर्थशास्त्र और कानून में, तो उन्होंने माशियात और कानून में उच्च शिक्षा प्राप्त की, तो आला तालीम हासिल की, ऐसा होगा। ठीक है। अगला देखिए, वे एक महान विद्वान और विधिवेता और समाज सुधारक थे। तो यहाँ हो जाएगा महान मतलब अजीम होता है, तो वह एक अजीम आलिम, महान विद्वान, विद्वान का आप आलिम कह सकते हैं, जानकार जो होता है आलिम, है ना। और विधिवेता यानी कि कानूनदान, और समाज सुधारक थे यानी कि समाजी मसलह थे। ठीक है, सुधारक थे। नेक्स्ट है आपके सामने कि उन्होंने समाज में व्याप्त यानी कि छुआछूत और असमानता के विरुद्ध आवाज उठाई, क्योंकि उसके साथ हुआ था ना, उनके साथ खुद सब कोई, मतलब कि चाहे वो शिक्षक हो, टीचर हो, गांव वाले हो, या फिर कोई भी हो, उनसे भेदभाव करता था। तो उन्हें कहीं ना कहीं उनके मन में एक खेद था कि मैं आगे चल करके जो है कि इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, और उठाया भी। तो उन्होंने समाज में, तो उन्होंने मुआशरे में, समाज को मुआशरा कहते हैं, तो समाज यानी मुआशरे में व्यापक छुआछूत और असमानता के विरुद्ध आवाज उठाई। व्यापक मतलब कि फैला हुआ, तो वही कहेंगे फैली हुई जो छुआछूत और असमानता है, जिसे हम लोग कहते हैं आदे मसावत, है ना, इसके खिलाफ जो है आवाज बुलंद की, आवाज उठाई मतलब आवाज को ऊंचा किया, बुलंद की। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने में है कि वे दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। यानी कि वे दलित, जो छोटे छोटे वर्ग के होते हैं दलित, और वंचित वर्ग जो पिछड़े वर्ग के रहते हैं, कि अधिकारों, अधिकार मतलब हक होता है, तो अधिकारों यानी कि हुकूक, कैसे हक की जमा हुकूक है, के लिए निरंतर, निरंतर को हम लोग कहते हैं लगातार, जिसे आप उर्दू में मुसलसल कह सकते हैं, है ना। और जो है कि संघर्ष किया, संघर्ष मतलब कि जद्दोजहद कह सकते हैं आप, जद्दोजहद किया। तो वे दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए, तो वह दलितों और ये महरूम तबकात के हुकूक के लिए, यानी कि जो वंचित होते हैं ना उसको कहते हैं महरूम, यानी कि वंचित हो गया, महरूम हो गया, और तबकात के हुकूक के लिए मुसलसल जद्दोजहद करते रहे, यानी कि निरंतर संघर्ष करते रहे, लगातार उन्होंने ये संघर्ष की। नेक्स्ट है आपके सामने में कि उन्होंने जो है कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। नेतृत्व मतलब होता है क़ियादत, क़ियादत को नेतृत्व कहते हैं। ठीक है। देखिए कॉपी कलम साथ में रखिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर जरूरत पड़े तो आप जो है कि लिख भी सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आप लिखने के बाद में जो है कि उसको फिर रिहर्सल करेंगे, आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जो है कि एक होता है ना, आप ये कोशिश भी करिएगा घर में कि कोई भी चीज को ऐसे देख लीजिए, आप इन्हीं चीज को देख करके रह जाइए। तो क्या है कि ये तो चीज आपके सामने में कहीं हो सकता आए या फिर हो सकता नहीं आए, क्योंकि पढ़ा दिया मैं। तो उसमें क्या है कि आप 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद ये चीज को भूल जाएंगे। लेकिन अगर इन्हीं चीज को लिख करके रखेंगे ना, तो नजरसानी करेंगे एग्जाम से पहले, जो है कि 5 दिन पहले जो है कि आप लोग नजरसानी करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना आपके जहन में फिर आप वो ताजा हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ कोई भी कलम रखेंगे आपके लिए फायदा है। तो देखिए उन्होंने जो है कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का नेतृत्व किया, यानी कि उन्होंने कई समाजी और सियासी तहरीकों की क़यादत की, यानी कि आंदोलन को जो हाँ तहरीक कह सकते हैं, और राजनीतिक मतलब सियासी। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने में कि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो स्वतंत्र भारत यानी कि आजाद हिंदुस्तान, स्वतंत्र मतलब क्या होता है, आजाद होता है ना, तो आजाद हिंदुस्तान के संविधान निर्माण में, तो संविधान को आइन कहते हैं। ठीक है। तो आयन की तश्कील, निर्माण माने बनाना, बनाना शक्ल देना, शक्ल माने ये शक्ल से बना तश्कील, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, यानी कि उनका अहम किरदार रहा। ठीक है। चलिए अगला है आपके सामने में कि उन्होंने भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है, यानी कि उन्हें जो है ना अहम मेमार तस्लीम किया जाता है। तो उन्हें 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 जो है भारतीय संविधान का, तो उन्हें भारतीय आइन का, संविधान को आइन कहते हैं, का अहम मेमार तस्लीम किया जाता है, यानी कि मुख्य मतलब कि अहम, मुख्य को अहम भी कह सकते हैं, बुनियादी भी होता है, लेकिन यहाँ पर अहम सूट करता है। शिल्पकार माना जाता है कि मेमार तस्लीम किया जाता है, माना जाता है, तस्लीम किया जाता है।
तो मेमार कह सकते हैं आप शिल्पकार को, ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट आपके सामने में कि वे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के प्रबल समर्थक थे। तो वे समानता, समानता तो मसावत हो जाएगा, वह मसावत, और स्वतंत्र आजादी और बंधुत्व को जो है कि इख्वत भी कह सकते हैं, उख्वत, है ना, कि मजबूत हामी थे, समर्थक हामी, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने में कि उन्होंने महिलाओं के अधिकार के समर्थन में भी कार्य किया। देखिए आज जो है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको बहुत सारी जानकारियां भी आपको मिल गई होगी कि कितने महान व्यक्ति थे इन्होंने, और इन्होंने जो हमारे भारत को जो ढांचा दिया है ना। तो देखिए सबसे पहले अल्लाह की फजल करम है कि उनके द्वारा क्या किया है, ठीक है, जो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे जो है कि व्यक्ति थे। तो उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में भी कार्य किया। तो उन्होंने खवातीन, मतलब महिला को खवातीन कहते हैं, तो है ना, खवातीन के हुकूक के अधिकार, मतलब हुकूक, हक से मैंने अधिकार है तो हक हो गया, अधिकारों है प्लूरल है तो आप हुकूक कह सकते हैं, समर्थन में कार्य किया, यानी कि हिमायत में भी काम किया है, यानी कि उनकी हक में काम किया है, समर्थन में काम किया है। नेक्स्ट आपके सामने में उनका जो जीवन है संघर्ष, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। प्रतीक मतलब अलामत, पहचान कह सकते हैं उसको। तो उनका जीवन, तो उनकी जिंदगी संघर्ष यानी कि जद्दोजहद, संघर्ष को जद्दोजहद कहिएगा, और साहस और यानी कि हौसला, साहस हौसला होता है, और दृढ़ संकल्प, दृढ़ मतलब होता है ना मजबूत आज़म जो होता है, दृढ़ संकल्प जो मजबूत जो ये होता है, मतलब कोई दिल में कोई मजबूत ठान लेके हम सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी करके ही रहेंगे, उसमें जो है कि हम 100 में जो है कि 99% मतलब कि अंक लेके आएंगे, जो इस अज़्म कर लेते हैं ना, दृढ़ संकल्प उसको कहते हैं, आज़म की अलामत है, यानी कि प्रतीक मतलब अलामत है, ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट आपके सामने में उन्होंने शिक्षा को समाज परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन बताया, यानी उन्होंने, और सही बात है, शिक्षा को जो है कि उन्होंने क्या किया, प्रभाव साधन बताया कि शिक्षा अगर है तो हर एक चीज आपके पास में, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने शिक्षा को समाज परिवर्तन, तो उन्होंने तालीम को समाजी तब्दीली, परिवर्तन को तब्दील कहते हैं, तब्दीली हाँ का सबसे ये प्रभावी साधन बताया, यानी कि सबसे मुअस्सर जरिया करार दिया, ये चीज है। नेक्स्ट आपके सामने में, ज्यादा अभी क्लास लंबी नहीं चलेगी, आप लोग ये नहीं, देखिए रमजान में जो है मेरा भी तबीयत खराब हो जाता है, इतना जो बोलते हैं ना, देखिए ये इसके पीछे बहुत मेहनत होता है। सबसे पहले इसके बारे में सोचिए, फिर लिखिए, लिखने के बाद फिर कंप्यूटर में जाके टाइपिंग कीजिए, उसके बाद फिर आकर के जो है कि इसको पढ़ाइए, फिर एडिटिंग, बहुत सारे काम होते हैं। मैं खुद थक जाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करो, ताकि आप लोग का जो है कि करियर कहीं ना कहीं, एक जो आप उम्मीद जो लगाए हुए हैं कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद आपका जो है कि सक्सेस हो जाए, उसमें मेरा थोड़ा सा योगदान हो जाए, बस यही चीज की वजह से मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला है आपके सामने कि 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। निधन मतलब क्या होता है, मृत्यु हो जाना, यानी कि मर जाना, इंतकाल हो जाना। तो 6 दिसंबर 1996 को, तो यही सेम रहेगा कि 6 दिसंबर 1996 को उनका निधन हो गया, तो उनका इंतकाल हो गया, निधन इंतकाल होता, ठीक है। अगला है कि आज भी उनके विचार, कि उनके जो सोच है ना, समाज को दिशा प्रदान करता है। दिशा मतलब होता है रहनुमा, रास्ता, है ना, फराहम करते हैं, देते हैं। कि आज भी उनके अफकार मुआशरे, अफकार मतलब फिक्र की जमा है, यानी कि जो विचार होते हैं, सोच होते हैं, अफकार मुआशरे को रहनुमाई फराहम करते हैं, दिशा प्रदान करते हैं, इनके रास्ता दिखाते हैं, तो यानी कि जो कि रहनुमाई फराहम करते हैं। देखिए हमेशा जो है ना वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं होता है, कहीं कहीं उसका मतलब भी आप लिख सकते हैं, नंबर आपका नहीं कटेगा ही नहीं। तो ये मैंने आपको आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनके जीवन के बारे में मैं आपको हिंदी से उर्दू ट्रांसलेट करके बताया। अब मैं आपको जो है कि 24 शब्दार्थ दे रहा हूं, इन्हें आप याद कर लेंगे। जैसे कि पैदाइश को जन्म कहते हैं, हालात को परिस्थिति कहते हैं, उसके बाद में जो तौहीन है उसको अपमान कहते हैं हिंदी में, मकसद को लक्ष्य कहते हैं, डिग्री को उपाधि, उसके माशियात को अर्थशास्त्र, कानूनदान को विधिवेत्ता, समाजी मसलह को कहते हैं समाज सुधारक, उसके बाद में आदमी मसावत को असमानता, जद्दोजहद को संघर्ष कहेंगे भैया, महरूम को वंचित, क़यादत को नेतृत्व, आज़ाद को स्वतंत्र, आइन को संविधान, तश्कील को निर्माण, मेमार को शिल्पकार, मसावत को समानता, आज़ादी को स्वतंत्रता, इख्वत को बंधुत्व, हामी को समर्थक, मजबूत को आज़म, यानी कि जो सॉरी मजबूत का आज़म, मजबूत आज़म यानी कि जो दृढ़ संकल्प है, मुअस्सर को प्रभावी कहिएगा, जरिया को साधन, और रहनुमाई को दिशा। ये मैंने आपको 24 शब्दार्थ दिए हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा।
उसके बाद में ये जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ज्ञान केरा स्टेशन 9.0, ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसमें भी जाकर के प्यार दिखाइए। उस चैनल को भी आप लोग जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं ज्ञान से जुड़े हुए, मैं उसमें वीडियोस अपलोड करता हूँ, उससे कहीं ना कहीं आपको फायदा इंशाल्लाह मिलेगा। और दूसरा जो चैनल है एक्टिव ज्ञानी केरा 9.0, ये आपका खुद का चैनल है जो कि आप इसमें क्लास कर रहे हैं। इस चैनल को आप लोग प्यार कीजिए। इस चैनल में आप लोग जो कि जाकर के तैयारी कीजिए बेहतर तरीके से, और बेहतर तरीके से जो क्लास करने के लिए आप लोग जो है कि दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो कि सहायक उर्दू अनुवादक की इस बार तैयारी कर रहे हैं ना, उनसे जो है कि आप शेयर करेंगे उनको, और उनको इस चैनल के बारे में कहेंगे तैयारी के लिए। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बाकी मन में कुछ सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक और क्लास के साथ एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।